इस वक्त मैं सुजानगढ़ के बाजार में खड़ा हूँ। आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अब लगभग 10 बज गए हैं और आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया था पिछले दिनों में बारिश की संभावना, क्योंकि मौसम विभाग काफी समय से अलर्ट कर चुका है कि सुजानगढ़ और बीकानेर संभाग में बारिश हो सकती है आने वाले 2-3 दिन, जो कि कल शाम से ही दिखाई दे बादल और आज सुबह घने बादलों के साथ रिमझिम शुरू हो गई बारिश। क्योंकि आपको बता दें ये माउट की बारिश होती है। माउट की बारिश ये होती है कि किसानों के लिए फायदा होता है। हालांकि ठंड का प्रकोप रहेगा और ऐसे में शादियां भी खूब है, विघ्न भी रहेगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये मौसम विभाग द्वारा चेताया गया था कि आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में बारिश रहेगी। तापमान की बात करें तो गत दिवस से न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा और शेखावाटी और क्षेत्र में, और अधिकतम तापमान दोपहर में चला गया था 22 डिग्री के करीब। कहीं कहीं हल्की सर्दी भी थी, कहीं तेज भी सर्दी थी। हालांकि हवा भी चल रही थी, कुछ जगह ठंडी। और ये अब जानकारी दें कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार और आसपास के क्षेत्रों में और बीकानेर क्षेत्र में बारिश भी होगी। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का नजारा देखने को मिलेगा। ऐसे में किसानों के लिए भी राहत की खबर है मावठ की बारिश। सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम पुजारी परिवार के मोहन धाम में लक्ष्मीनारायण पुजारी के पुत्र हेरम पुजारी का 4 फरवरी को शादी समारोह आयोजित होगा। इसी बीच लक्ष्मीनारायण पुजारी ने हिंदू मुस्लिम सामाजिक एकता की नई मिसाल कायम की। यहाँ अमीन भाई जयपुर मुराद खान लाडनू के साथ मुराद खान, आसिफ खान आदि मोहन धाम पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर के पास, जहां पर बालाजी मंदिर के पुजारी हेरम पुजारी सेहरा बांधकर मेहंदी की रस्म पूरी की। साथ ही अमीन भाई जयपुर ने हेरम पुजारी को सेहरा बांधकर मेहंदी की रस्म निभाई। साथ ही अमीन भाई जयपुर ने हेरम पुजारी को पहनाया सेहरा और माला पहनाकर परिवार के कार्यक्रम को खूबसूरत बना दिया। लक्ष्मीनारायण पुजारी ने मोहनधाम में अपने पुत्र की शादी पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं आपको बता दें, नोटों की माला व परिवार के सदस्यों के साथ पहराकर रस्म अदा कर मिसाल कायम की। मजहब में कोई नहीं है तकरार। आमीन भाई जयपुर और मुराद खान लाडनू आसिफ खान ने कहा कि हमारे परिवार के बीच में काफी लंबा भाईचारा अभी भी कायम है, जो आज भी हम पारिवारिक कार्यक्रम में आने जाने को लेकर निभाते आए हैं। हमारे बीच में मजहब को लेकर कोई नहीं है तकरार। लक्ष्मीनारायण पुजारी परिवार हमारे बीच में भाईचारे के माहौल के बीच में रहते हैं। वहीं पुजारी परिवार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और भावुक हो गए। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, दूल्हे का जो है ना शुरुआत होती है जो मेहंदी से ही होती है, जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है उसी तरीके से। लेकिन मुस्लिम परंपरा में हम जो सेहरा बांधते हैं वो सेहरा शादी के अगली दुल्हन के घर जाने के बाद निकाह से पहले हटाया जाता है और वो शुरुआत हम लोग सेहरे से करते हैं। और पुजारी जी का बड़ा आभार रहा कि हमारे धर्म का सम्मान किया और हमें यहाँ बुलाया और एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें ये महसूस किया कि अपनी परंपराओं से जोड़कर सेहरे की रस्म से शुरू की अपने पोते की शादी। ये हमारा सौभाग्य है। मैं अमीन साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, इनकी मोहब्बत को बार बार सलाम करता हूँ कि इन्होंने इस तरह की शुरुआत की। ये हमारा सौभाग्य मिला और ये देश में बड़ा मैसेज आएगा कि इस तरह अगर मिलन रहेगा तो पूरी दुनिया जो हिंदुस्तान को एक टेढ़ी नज़र से देखती है वो जब परंपराओं को पढ़ेगी तो महसूस करेगी कि हम जो है एक ही मिट्टी से, एक ही संस्कार से बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीनारायण जी पुजारी ने जब से हमने होश संभाला है, जब से हमारी जो भी रीति रिवाज है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा हमारे घर का जो भी शुभ कार्य हुआ है, जो भी सुख दुख का काम हुआ है, भाई साहब ने हमारे को हमेशा पहुंचकर आशीर्वाद दिया। और आज जीवन में पहली बार हमारी ये जो सेहरे की जो हमारे समाज में प्रथा है, भाई साहब ने आज यहाँ उसको करके एक इतना बड़ा उदाहरण पेश किया है कि हम इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और भाई साहब के आशीर्वाद से और भाई साहब के सानिध्य में हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए और ये जो आज सर्वधर्म 36 कौमों की साथ लेके चलने वाले हैं और उन सब के रीति रिवाजों में बराबर हिस्सेदारी करके उनको आशीर्वाद देते हैं। आज हम ये बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि हमें कितनी ही हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब के सानिध्य में और भाई साहब के परिवार में हमें यूँ लग रहा है ये हमारे घर में, हमारे परिवार में हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए, सब समाज के लिए, सबके लिए बहुत। शहर के घंटाघर और स्टेशन रोड पर नजदीक घंटाघर के पास में धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पास
दूसरे फ्लोर में एक कैफे में रविवार सुबह आग लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार ये कैफे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनमें कई प्रतिबंधित केबिन लगे हुए हैं और साथ ही फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं था। टॉम और जेरी के नाम से रेस्टोरेंट और कैफे, जो कि सुबह आग लगने की सूचना 9 बजे मिली, जिसको सूचना देते हुए राकेश कुमार ने सूचना की फायर ब्रिगेड को। नगर परिषद की टीम पहुंची, कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया दमकल द्वारा और आग बुझा दी गई। मंजिल दूसरी होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आग बुझा दी गई। आग लगने का मुख्य कारण देखा गया है शॉर्ट सर्किट। बता दें, सुजानगढ़ के बाजार में इस तरह के अवैध कैफे चल रहे हैं, जिनमें बिना केबिन के प्रति घंटे के दर से किराए दिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक नहीं है सख्त। इसके चलते बेखौफ संचालित हो रहे हैं सुजानगढ़ के, और इसका ही नतीजा देखा गया। इस कैफे में लगी थी आग लगने से हुआ नुकसान, और लोगों की कई बार है शिकायत, क्योंकि यहाँ पे युवा आते हैं और यहाँ पे एंजॉयमेंट के हिसाब से युवा वर्ग काफी देखा जाता है इन रेस्टोरेंट और कैफे में, जहाँ पे एंजॉयमेंट के हिसाब से आते हैं, घंटों के किराए देते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, जिसकी अवैध गतिविधियां भी संचालित होती देखी जाए। इस दौरान 9:10 के ऊपर राकेश का फोन आया कि धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में कॉफे के में आग लगी हुई है। ठीक 10 मिनट में हम पहुंचे और कॉफे की आग को काबू किया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने आग बुझाने के बाद में कहा, जिसने पिछले दिनों 8 जनवरी को सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई ट्रिपल तलाक की। उस दौरान उन्होंने आज मीडिया को जानकारी देने दी कि उसके पति द्वारा निरंतर परेशान किया जा रहा है और इस संबंध में फोन पर उसे ट्रिपल तलाक करके तलाक देने की बात कही है। इस दौरान समाज के लोग भी पहुंचे समझाइश की, लेकिन रूबीना ने बताया उसे इसलिए घर से निकाल दिया गया और तलाक दे दिया गया कि उसके सिर्फ बेटी हुई है। और इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए रूबीना ने बताया, रूबीना वार्ड नंबर 41 होली द्वारा सुजानगढ़ हूँ। मैं रोल साहब से बनाई गई थी 2022 में 12 महीने की 24 तारीख को। भी बाद में मैं नागलो ले गया 15 दिन रखी, फिर मेरे भैया की शादी में पाछी आई, फिर वापस गई। जब मेरी लड़की 3 महीने की, जब मेरे साथ मारपीट करी और मेरे अत्याचार करो, क्यों मन या तो गाड़ी या मोटरसाइकिल दो, 1 लाख रुपया ले चुकिया। भी बाद में भी क्यों और मांग चाहिए, देज की करी, देज मेरे भैया दे दियो, मन अलमारी दे दी, बेड दे दी, एक वो दे दियो। और अब मैंने मेरी लड़की होने के बाद में कॉल करियो, भी बाद में जवाब कौन दियो, फिर वापस कॉल करियो, उसको लड़को तो करियो मन, जब लड़की हुई मन फ़ोन क्यों करियो। अभी बाद में 2 बार आर भी गया, उसको मन कौन चाहिए। 3 तलाक है मेरी तरफ सुधन। पहली लड़की 10 साल की, मन की होकर 6 महीने की लड़की है, मेरे बहन ने दे दी। भी बाद का मैं इन बार लड़की सामने आई 10 साल की, तो भी मैं गौर कर दी हूँ, मगर कोई नहीं थारी है। अब क्या थारे लड़की की हुई, मैं लड़को चाहिए। अब मैं लड़को घटूँ लाऊँ भाई। मेरे भैया और भैया का साथ थी, सब गया सलूमो करने क्यों भाई राजी मानो कर लियो, पर आग लो के राजी मानो कौन करूँ। मेरी तरफ से 3 तलाक है, फ़ोन पर भी कह दियो, भाई और नहीं कह दियो। अब आग लोग सुबह फ़ोन करो थाना आऊँ, ऐसी तो दाय जो ले रह गया क्यों मैं ना लड़की चाहिए ना तू चाहिए। लोग आए हैं, क्या लेकर आए हैं और क्या चाहते हैं? मामला ऐसा है सर, ये मेरी कज़न सिस्टर है। आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले इसकी शादी हमने रोड साबसर में की थी। एजाज नाम का लड़का है, उसके पिताजी का नाम समदर खां है, कायम खानी समाज में, हमारे समाज में। पहले उन्होंने बात की थी कि हम रिपे नारियल में इस बच्ची को लेके जाएंगे, मेरा घर बसाएंगे, बच्ची का घर बसाएंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मगर शादी करने के बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने सबसे पहले बच्ची से मांग की मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो इन्होंने मोटरसाइकिल के लिए मना कर दिया कि मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है, मैं कुछ पैसे अरेंज करा सकती हूँ। तो इसने अपने भाई से इसको कुछ पैसे अरेंज करवा दिए। जैसे जैसे कि इसकी भूख बढ़ी, 2 महीने बाद इसने फिर वापस मांग की कि मेरे को दहेज चाहिए। तो हमने कैसे भी करके इसके भाई से रिक्वेस्ट करके हमने एक बेड, एक अलमारी, एक डाइनिंग टेबल और कुछ छोटा मोटा आइटम और अरेंज करवाया कि कैसे भी बच्ची का घर बस जाए। मगर फिर भी इस दरिंदे की भूख नहीं मिटी। फिर इसने कुछ पैसों की और मांग की कि मुझे धंधे करने के लिए पैसे चाहिए, मुझे मेरे खर्चे करने के लिए पैसे चाहिए, मुझे अय्याशी करने के लिए पैसे चाहिए। फिर क्या हमारे समाज में सर बहन बेटियों के घर बसाने के लिए हम बहुत सा छाती पे पत्थर रख के अपने बहन बेटियों को घर बसाने के लिए अपनी कमाई में से हिस्सा निकाल के देते हैं। ये हमारे समाज में कल्चर है। तो हमने कुछ पैसे और भेजे इसको, हर महीने टू महीने भेजे, 2-3 महीने में पैसे भेजे, मगर इसकी भूख नहीं मिटी। जब कुछ शादी में कुछ टाइम होने के बाद जब इसकी बच्ची पैदा हुई, उसने पहले भी एक शादी की, उससे उसको एक लड़की है, फिर उसने उस लड़की के चलते उसको डिवोर्स दे दिया है।
जब हमारी ये बच्ची, इसकी बच्ची पैदा हुई ना, तब से इसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया कि तुमने बेटी कैसे पैदा की, मेरे को बेटा चाहिए था, मेरे पहले से मेरी बेटी है, मैं उसको नहीं पाल पोस रहा हूँ, उसको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसको कैसे पालूंगा, अरे तेरे को कैसे कहाँ से लेके आऊँगा, तेरे भाई से पैसे ला तभी इसको रखूँगा, वरना तेरे को नहीं रखूँगा और इसको नहीं रखूँगा। ये बेटी जब पैदा हुई उसके बाद में उस दरिंदे का दूसरा रूप हमारे सामने आया, उसने इस बच्ची के साथ मारपीट की और इस बच्ची को फ़ोन पे 3 तलाक बोल दिया, उसके बंद रूम में इसको 3 तलाक बोल दिया। और फिर 2 साल से ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में भी अपने पीर में बैठी है, इसका जन्म भी, इस बच्ची का जन्म भी इस पीर में हुआ है। हमारे पैसे कैसे कैसे करके हमने पैसे अरेंज करके इसका जन्म डिलीवरी करवाई है, इसका पालन पोषण कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से यहाँ आ रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार का, जिन्होंने ये 3 तलाक का कानून का जो बनाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कानून के तहत ऐसी बच्चियों को न्याय मिलेगा, ऐसी बच्चियों को न्याय मिलेगा और इन ऐसे दरिंदों को सलाखे के पीछे डाला जाएगा, ताकि ऐसे दरिंदे हमारी समाज में हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार ना करे। मैं कानून से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव में आए और 3 तलाक के मामले में जो भी सरकार ने जो कानून बनाया है उस दरिंदे को सलाखों के पीछे डाला जाए और बाकी मैसेज दिया जाए जो हमारे समाज में दरिंदे जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, 3 तलाक दिया, तो हमें जेल में जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, दाल रोटी खानी पड़ेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करता हूँ सर कि हमारी इस बच्ची को न्याय दिलाए और इस दरिंदे को सलाखों के पीछे डाले। सुजानगढ़ थाने में एक महिला पहुंची, रूबीना बानो, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का पहला सेशन और पहला बजट आने वाला है आने वाले समय में, और बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। मैं सुजानगढ़ के एडवोकेट्स को बीच में हूं, जहां पे उनसे राय लूंगा किस तरह का बजट चाहते हैं, क्या मांग है, क्या कहते हैं। राजस्थान सरकार से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को पूरे को ही एक बड़ी आस लगी हुई है और इस आस के साथ हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिले के आंदोलन को लेकर 741 दिनों से हम धरने पर बैठे हैं और इस बजट में हम ये भजनलाल सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि ये हमें सुजानगढ़ जिले का सौगात के रूप में दी जाए, क्योंकि पिछली सरकार ने सुजानगढ़ जिले की घोषणा की थी, तो हम यहाँ आस लगाए बैठे हैं। सुजानगढ़ जनता इतने बड़े आंदोलन कर चुकी है, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये सुजानगढ़ जिले की हमें सौगात देंगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, मंदिरों को डेवलपमेंट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, मंदिर समाज आश्रित होने चाहिए। राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी धर्म संस्थान को करना उचित नहीं है। सरकार के लिए बजट में कोई मंदिरों के लिए कोई विशेष व्यवस्था न करे तो भी कोई नहीं है, किंतु यहाँ प्रदेश में शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो अभी पिछले चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो शांति सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका गृह विभाग और पुलिस महकमे की होती है। तो पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जानी अत्यंत आवश्यक है, जिससे प्रदेश में सुख शांति रहे। सुख शांति के लिए क्या सुजानगढ़ को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे आप। मैं सुजानगढ़ को लेकर के, यहाँ 2 सब डिवीज़न है, एडीएम बैठता है, यहाँ पर सब जेल नहीं है, सब जेल होनी चाहिए। नंबर 2, सहकारी समितियों का जो लोन है, किसानों पर कर्जा है, वो कर्जा माफ़ होना चाहिए और सहकारी समितियों को नए सिरे से डेवलप करना चाहिए। नहीं सर, आप क्या कहना चाहेंगे। मेरी राजस्थान सरकार से ये अपेक्षा है कि राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है किसानों के पास, और जहाँ बरानी ज़मीन है वहाँ किसानों के लिए सौर ऊर्जा के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। केंद्र के अलावा राजस्थान सरकार उनको ऐसा अनुदान दे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पैदा कर सके, और सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो भी बहुत उपयुक्त है। सूर्य का सबसे ज़्यादा अगर सौर का कोई केंद्र है तो राजस्थान है, और राजस्थान के किसान को अन्नदाता के अलावा ऊर्जादाता बनाने में राजस्थान सरकार अपनी मेहनती और योगदान करे। ये मेरे पक्ष। क्या कहना चाहेंगे। बजट गरीब और जन हितैषी, किसान हितैषी होना चाहिए, और जिसमें किसानों को मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए। सहकारी समितियां हैं उनको मजबूत बनाया जाए, और जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं का जो स्टाइपेंड है वो चालू किया जाना चाहिए, नए अधिवक्ता उनके लिए, और जो अधिवक्ता कल्याण कोष है उसको बढ़ाया जा करके इनको मजबूत किया जाए। क्या कहना चाहेंगे। आज आप जिस तरह से खनन की नीति पर भी सरकार ने एक्शन लिया है, क्या कहना चाहेंगे, खनन को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे आप। मैं तो भजनलाल सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ, खनन में जो अभी अवैध अभियान चला रखा है वो बिल्कुल कारगर नहीं है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सरकार को सही ढंग से मॉनिटरिंग करके और खनन जो अवैध रूप से हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसे में सुजानगढ़ से क्या मांग करना चाहेंगे, कोई
ऐसा मुद्दा है। सुजानगढ़ से मेरी एक ही मांग है कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, जिले के लायक है, ये खोया गौरव हमें वापस मिलना ही चाहिए, एक ही मांग है ओनली। ये थे हमारे सुजानगढ़ के एडवोकेट्स, जहाँ पे विभिन्न मांग कर रहे थे विभिन्न क्षेत्र की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुजानगढ़ में काफ़ी समय से मांग की जा रही है जिले को लेकर सुजानगढ़ जनता इंतजार कर रही है भजनलाल सरकार से। एक और बताना चाह रहा हूँ, सुजानगढ़ जो कि इस क्षेत्र का काफ़ी डेवलपमेंट एरिया है, काफ़ी समय से मांग कर रहा है जिले की, और राजस्थान सरकार आगामी समय में बजट में अगर घोषणा करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि काफ़ी समय से मांग हो रही है आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ पे हाईवे में सुरक्षा को लेकर एक्सीडेंट खूब होते हैं। अगर कोई ठोस नीति बनती है बजट में तो बहुत बढ़िया होगा।